एवरीवन, एसपी लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 2 का इंडेक्स देखा था। अभी हम उसके अंदर डिटेल चल रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम इस तरह का बैरक लेकर आए, काफ़ी मुश्किलों से मिला है, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की बातें इसमें काम हो जाएगा। देखते हैं, जो सेक्शन 6 है वो डेफिनेशन की बात करता है। तो ये सिर्फ इतना सा बताता है कि डेफिनेशन का मतलब, जो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो सभी डेफिनेशन जितनी भी होंगी वो सभी एक्सप्लेनेशन, जो एक्सेप्शन वाला चैप्टर है उन सभी के अंदर आती हैं, और उन सभी का एक्सेप्शन का लाभ मिलेगा, चाहे वो पर्टिकुलर ऑफेंस में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। लेट सपोज कि प्राइवेट डिफेंस का जो एक्सेप्शन का लाभ मिलता है, या बच्चे 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑफेंस से जो लाभ मिलता है, वो अगर किसी मान लीजिए चोरी का है, उसमें नहीं दिया हुआ है कि 7 साल के बच्चे को अगर चोरी करता है तो एक्सेप्शन मिलेगा, तो भी वो पूरे जो भी चैप्टर्स होंगे पूरी आईपीसी में सेम जो एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन वाला चैप्टर है, वो सभी ऑफेंस पर अप्लाई होगा, चाहे वो पर्टिकुलर किसी धारा में दिए गए हों या ना दिए गए, चाहे बताए हों चाहे ना बताए हों। लेकिन जो 7 साल का बच्चा है उसको जो ऑफेंस का जो लाभ मिलता है वो पूरी आईपीसी में सभी ऑफेंस के लिए मिलेगा, चाहे वो चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, किडनैपिंग, चाहे बच्चे किडनैपिंग में इन्वॉल्व क्यों ना हो। तो यही कहता है कि जो भी जितनी भी परिभाषाएं होंगी वो सभी अपवादों के अधीन ही समझी जाएंगी। नेक्स्ट है सेक्शन 7 की बात करते हैं। 7 जो है सेंसेस की बात करता है। जो भाव होंगे वो भाव हर जो भी इस पूरे एक्ट में जहाँ पर भी जो चीज़ होगी वही उसी हिसाब से समझी जाएगी। नेक्स्ट है जेंडर की बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंडर में जो है, ही जहाँ कहीं भी लिखा है तो आप उसका मतलब मेल से ही नहीं समझिएगा। जो जेंडर है, ही इंक्लूड किसको करता है, वेदर मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज आएगा। ही और उसके डेरिवेटिव का मतलब होता है हिज, हिम, हिमसेल्फ। जितने भी ही से रिलेटेड जितने भी प्रोनाउन उसके होंगे उसका मतलब मेल भी है और फीमेल भी है। ऐसा नहीं सिर्फ वो मेल के लिए यूज होता है, हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बताना चाहूंगी। गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट का 1952 का केस है। इसमें कहा गया था कि जो महिलाएं हैं वो भी 354 की जो धारा है, जिसमें क्या बताया गया है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, किसी और महिला की लज्जा भंग एक महिला खुद भी कर सकती है, इक्वली लाइबल है। इस धारा के अंदर जो सेक्शन 8 है वहां पर क्या लिखा गया है कि ही का मतलब मैन एंड वुमेन दोनों हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। और जो वहाँ लज्जा भंग की जो धारा है 354, अभी आप फटाफट देखें उसमें क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन। और जो उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं 354 ए बी सी डी, वहां पर मैन मैन मैन, पहली लाइन में मैन 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 जो वर्ड है, इसका मतलब साफ क्लियर होता है। जो अमेंडमेंट वाले प्रोविजन है उसमें तो दोषी कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल मेल पर्सन दोषी होगा। और जो पहला है 354, उसमें एक महिला भी दोषी हो सकती है। इस केस में आर्टिकल 15, 3, 14 और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व थी, लेकिन वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब फिर से इस केस को डिस्कस कर लेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आरजेएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेक्शन 9, कहता है वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, उसी तरह जो सिंगुलर होगा उसको प्लूरल में इंक्लूड करना है और प्लूरल को सिंगुलर के साथ ही समझना है। नेक्स्ट आती है 10, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ महिलाएं होती, कुछ बच्चे होते हैं 10वीं 12वीं में पढ़ती हैं गर्ल्स, उनको अगर कहते हैं कि कैसी औरत है तो बड़ा बुरा मान जाती है, कहती मैं औरत कहाँ हूँ, औरत तो बड़े होके होते हैं, जब शादी हो जाती है तब बन जाते हैं औरत। लेकिन देखिए उन्होंने आईपीसी तो नहीं पढ़ी। क्या है इसका मतलब, कि पुरुष का मतलब क्या है, किसी भी आयु का मानव, नर है अगर, मेल जो पर्सन है वो किसी भी आयु का क्यों ना है, तो वो उसे क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे, पुरुष। और स्त्री किसे कहेंगे, किसी भी आयु की अगर नारी है, विमेन है, तो उसे क्या कहेंगे, स्त्री कहा जाएगा। नेक्स्ट है 11, इसे उम्र का कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो। फिर है 11 व्यक्ति, पर्सन। देखिए नेचुरल पर्सन तो होते ही हैं, बायोलॉजिकल वो तो है ही, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, किसे इंक्लूड किया गया है, कंपनी, एसोसिएशन, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो। ये देखिए निकाय, निगमित हो या ना हो, कंपनी, संगम, इन सभी को क्या इंक्लूड किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। द डेफिनेशन पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, ऑल। तो आपको क्या लगा, क्या ना है, ऑल। नेक्स्ट हम देखते हैं लोक, मतलब पब्लिक की जो डेफिनेशन है।
जो पब्लिक की डेफिनेशन है उसमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी, क्या आएगा, इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक। पब्लिक का मतलब कौन आता है, क्लास ऑफ पब्लिक आती है। नेक्स्ट जो आएगी डेफिनेशन वो देखिए आपकी क्या है, वहां से रिपील्ड, मैंने इंडेक्स में भी बताया था, वो सब रिपील्ड हो गई है, काम की नहीं है। नेक्स्ट जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट 19 एंड 20, जज एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए जज की डेफिनेशन क्या कहती है, दो तीन मेन, तीन पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये 3 पॉइंट्स हैं। इनको क्या बताया गया है, ये जज बताते हैं कि जज कौन होता है। 3 पॉइंट्स हैं ये, तो देखें सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरजेएस बन जाएंगे तो आप डेजिग्नेट हो जाएंगे, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, आपकी एक जगह बनेगी, वो किस नाम से आपको जाना जाएगा, आप जज कहलाएंगे। तो जो कोई भी पर्सन जिसे ऑफिशियली क्या कर दिया जाए, डेजिग्नेट कर दिया जाता है एज जज, तो वो क्या कहलाता है, जज कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट। इसका मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति अगर डेफिनेट जजमेंट देने के लिए एम्पावर है तो वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा, चाहे वो आरजेएस का एग्जाम क्लियर किया हो या न किया हो। अब वो डेफिनेटिव जजमेंट क्या होता है वो हम नीचे देखेंगे एक्सप्लेन में। और ये तो दोनों हुए पर्सन, अब आता है कोई बॉडी ऑफ पर्सन, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में हमने अभी अभी देखा है बॉडी ऑफ पर्सन भी इंक्लूड है, तो इसी तरह से कोई बॉडी ऑफ पर्सन को भी एम्पावर किया गया है जजमेंट देने के लिए, तो वो भी क्या है, जज है। एवरी पर्सन जिसको जो किसी पोस्ट पे बैठा है वो भी जज है, जिसको एम्पावर कर दिया गया है वो भी जज है, और कोई बॉडी ऑफ पर्सन जो जजमेंट देती है वो भी जज है, तीनों जज हैं। अब हम देखते हैं ये डेफिनेटिव जजमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये क्या होता है ये डेफिनेटिव जजमेंट। देखिए कोई भी जजमेंट डेफिनेटिव तब हो जाएगा यदि उसकी अपील न की जाए, तो वो क्या बन जाता है, डेफिनेटिव बन जाता है, मतलब पूर्ण जजमेंट हो जाता है। अब उसकी अपील नहीं है तो कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया। या कोई जजमेंट जो कंफर्म कर दिया जाए किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी अथॉरिटी ने उसको क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो वो क्या बन गया, डेफिनेटिव। क्या बन गया अब, डेफिनेटिव जजमेंट बन गया, बिकम डेफिनेटिव। तो वो ऐसे जो जजमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, डेफिनेटिव जजमेंट कहलाते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तीन तरह के, दो पर्सन है और एक बॉडी ऑफ पर्सन, और डेफिनेटिव जजमेंट के ये 2 पॉइंट हैं, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट, इसमें आप समझ गए जज, जज की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जज बनेंगे और जज बन के कोर्ट में बैठेंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि कोर्ट होती क्या है, क्या होता है न्यायालय। तो इसके 2 पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ है और नंबर मार्किंग भी की हुई है। तो सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति अकेले ही न्याय का जो कार्य है वो अकेले कर रहा है तो वो भी क्या है, न्यायालय है। या किसी निकाय के साथ, कोई निकाय है, बॉडी ऑफ पर्सन मतलब बेंच जिसे हम कहते हैं, दो तीन जजेस मिलके या दो तीन पर्सन मिलके कौन सा काम कर रहे हैं, जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है, मतलब न्याय का कार्य कर रहे हैं। ये देखिए न्याय का कार्य कर रहे हैं, या तो कैसे कर रहे हैं, अकेला कर रहा है या निकाय के साथ मिलकर, ये दोनों लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं, न्याय का कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें दिया गया है, विधि द्वारा दिया गया है, तो वो क्या कहलाते हैं, कोर्ट कहलाते हैं। चाहे एक पर्सन कर रहा है न्याय का कार्य तो वो भी कोर्ट कहलाएगा, और पूरी बॉडी कर रही है तो वो भी कोर्ट कहलाती है। आप इंग्लिश में इधर देखें, जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ एक्ट जुडिशली अलोन, अलोन को मैंने 1 डाला हुआ है, और बॉडी ऑफ जजेस, ये दो अलोन भी होता है और बॉडी ऑफ जजेस भी, और किस तरह का काम कर रहे हैं, एक्टिंग जुडिशली। तो इस तरह के ये क्या कहलाते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं। चलिए ये तो हुआ बेयर एक्ट की बात। अब जो हम कुछ चीज समझेंगे वो है नेक्स्ट, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, क्या है इस चीज़ में, ये कहती है कि कहर सिंह वर्सेस स्टेट का जो केस था, इसे पॉपुलर नेम क्या है इसका, इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस। एसेसिनेशन का मतलब होता है हत्या। इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी उसका जो केस था कहर सिंह वर्सेस स्टेट, वो इस सेक्शन से कैसे रिलेवेंट है, इससे इस तरह रिलेवेंट है क्योंकि इस केस की जो सुनवाई थी, फाइनल हियरिंग वगैरह जो थी, वो कहाँ की गई थी, जेल में की गई थी, कोर्ट सिट इन द जेल।
कोर्ट कहाँ बैठी थी? जेल के अंदर बैठी थी। और कोर्ट जेल में मतलब कोर्ट जिस भी स्थान पर बैठती है वो क्या कहलाती है? कोर्ट कहलाती है। जहाँ भी जज बैठ के न्याय का काम करते हैं वो क्या कहलाता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाती है। और कोर्ट किसी भी जगह बैठ सकती है, ज़रूरी नहीं है जो कैंपस है, जो आपका कोर्ट रूम है, वहीं बैठा जाए। इसीलिए ये जेल में बैठे थे और उसे कोर्ट कहा गया था। और ये जो प्रोविज़न है कि कोर्ट कहीं भी बैठ सकती है हाई कोर्ट की परमिशन से, तो वो कहाँ दिया हुआ है? आप अभी देखिए जाके सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हों और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके जो पार्ट्स हैं वो देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।